देती रही और महंगाई पर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं रहा और बेरोजगारी इसी प्रकार बढ़ती है। तो मुझे कहने में भी संकोच नहीं है कि 2024 का जो बीजेपी का सपना जो उन्हें सरकार बनाने का सपना साकार नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि छत्तीस बिरादरी का पूरा समाज हिंदुस्तान का ताना बाना एक भी आदमी नहीं बचेगा। तीनों कानूनों का असर पड़ेगा। इसका जिम्मेवार आदमी ने जिम्मेवारी बात करनी चाहिए। जब धनखड़ जी एक कुर्ता निकाल के और रेल के लाइन के साथ इनके साथ खड़े थे, उस दिन ये किसान थे। आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आज ये कांग्रेस नजर आ गई। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज। जनता की इच्छा है कि तीनों कानून वापस हों और जो एमएसपी की गारंटी जिस प्रकार की व्यवस्था पहले से चली ऐसे चलती रहे। अगर कोई कानून बनाना भी था तो सरकार ने किसान भाइयों के बीच में बैठ के किसान विशेषज्ञों से, कृषि विशेषज्ञों से बैठ के ऐसा कानून बनाए जिससे किसान का भी भला हो, देश का भला हो। इस टकराव से किसी समस्या का समाधान है। बहुत नुकसान हो चुका है। 7 महीने से लगातार बैठे हैं। पूरी सर्दी चली गई, गर्मी चली गई, बारिश आने वाली शुरू हो रही है। तो और इसका प्रभाव आने वाले टाइम में आप लोगों ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी देखा, बीजेपी सरकार ने वहाँ मात खानी पड़ी। अब उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायती चुनाव है, उसमें मात खानी पड़ी। और अभी अगले साल 2022 में 4-5 स्टेटों का चुनाव है, उसमें भी रिजल्ट बढ़िया नहीं है। अगर ये आंदोलन इसी प्रकार चलता रहा और जन विरोधी सरकार फैसला लेती रही और महंगाई पर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं हुआ और बेरोजगारी इसी प्रकार बढ़ती है, तो मुझे कहने में भी संकोच नहीं है कि 2024 का जो बीजेपी का सपना जो उन्हें सरकार बनाने का सपना साकार नहीं होगा। अभी भी सरकार के पास समय है कि इस किसानों के साथ बैठ के आपने 11 मीटिंग करनी, 12 मीटिंग करने में क्या दिक्कत है। इन भाइयों को बैठ के जो भी हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, तमाम नेतृत्व को बुला के उनके साथ मीटिंग करके इस समस्या का समाधान होना करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस नेतृत्व को मैं सैल्यूट करता हूँ। पिछले 7 महीने से लगातार बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी दाब के अपना आंदोलन चला रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे शांति प्रिय आंदोलन, सबसे लंबा आंदोलन चल रहा है। महात्मा गांधी द्वारा देखा हुआ अहिंसात्मक रास्ते पर चलता हुआ शांति प्रिय आंदोलन चल रहा है। इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। फिर भी इसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो सरकार ने कहीं ना कहीं इसका खमेजा भुगतना पड़ेगा। जी, कल भी कुछ किसान जो हैं खट्टर से मिलके आए हैं, मुलाकात करके आए हैं, आप उनको कैसे देखते हैं? ऐसे है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बॉर्डर पे भी देखा होगा। कल परसों 2-4 दिन पहले आपने पढ़ा होगा पंचायत हुई है, 17 गाँवों में पंचायत हुई है, वो विरोध कर रहे हैं। मैं पिछले 30 साल से पंचायत में हर खाप के प्रधान को सबको जानता हूँ, उसमें कोई पंचायती आदमी नहीं है। तमाम खापों के हमारे तमाम भाई प्रधान 29 तारीख को आप आ रहे हैं। अगर कोई प्रधान हो, कोई आइडेंटिफाइड चेहरा हो जो किसान हो, आजकल भी आपने देखा होगा सरकार ने यहाँ प्रस्तुत करे, मनोहर लाल जी का समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं किसान भाई। जिसको पीड़ा है, जिसको किसानी करता है उसको पता है कितनी पीड़ा है। वो सरफ और सरफ फर्जी वाले गलाव कुछ नहीं है। जिसके चोट लगती है उसको पता है दर्द कितना है। किसान को पता हो किस परिस्थिति में गुजारा कर रहे हैं, किस तरह से अपना टाइम पास कर रहे हैं। वो स्वागत करने का उसके पास टाइम है नहीं, वो अपने सारे आंदोलन में सक्रिय है या अपने खेती में काम कर रहा है। ये जिस प्रकार का दिखा रहे, इससे कुछ हासिल नहीं होना। वास्तविकता यह है कि किसानों के बीच में ही जाना पड़ेगा, किसानों से बात करनी पड़ेगी। ये फूल माला, ये स्वागत, ये बाद का काम है। सरकार लोग, इसी सरकार की लोग फूलों माला भी डालते थे, दोबारा मौका भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी हालात परिस्थिति आज क्यों हुई। आप देखेंगे किसी गांव में नहीं जाने दे, किसी मंत्री का कोई प्रोग्राम नहीं होने दे रहे, ये लोग उनका माला डालते थे। आज ये हालात परिस्थिति बनी क्यों? ये हालात और परिस्थिति इन्होंने खुद अपने हाथ से बनाई। बड़े बड़े सजग बाग दिखाए, तुम्हारी आय कमी हो जाएगी, तुम्हारे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब कुछ हुआ नहीं तो किसान ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस करा। जिस प्रकार छोटा बच्चा पतंग उड़ाता है और पतंग टूटने के बाद दोबारा हाथ नहीं आता, इसी प्रकार जो किसान भाइयों के साथ वोट लेके चले गए, उसके बाद जो कानून लाने का काम करे तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। और ये जितने चाहे वो सिंगू बॉर्डर के ऊपर जो भाई रोड खाली कराने वाली बात हो या कोई स्वागत वाली बात हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो किसान नहीं थे, ना कोई पंचायती थे। पंचायती आदमी का काम है पंचायत के बीच में जाना, किसी एक तरफ जाके ऐसी कार्रवाई पंचायतों में नहीं। सर, 3 कानूनों से लॉस क्या है किसानों को, उसके बारे में बताएं। 3 कानून हैं। तीनों कानूनों में आप एक तो खेती जो कृषक उपज के लिए, उसमें जो खेती करेगा, जो किसान से जमीन बड़ी कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसके अंदर उसका बीज का, चेकिंग का
आप देखेंगे तो सारा कंपनी में छोड़ रखे है। आप इसी के रूप लेंगे तो उत्तर प्रदेश में जाइए, वहाँ हजार एकड़ का जो गन्ने की खेती होती है, हजार किसानों के लगातार पेमेंट पेंडिंग है मिलों वाले ने। प्राइवेट कंपनी जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में पेमेंट या 2.5 एकड़ जमीन बोने वाले को इतनी बड़ी कंपनी कहाँ देंगे? और उसमें से भी फिर भी एसडीएम की ड्यूटी लगा रखी है। क्या एक एसडीएम की डीसी लेवल के अधिकारी की हिम्मत है कि वो अडानी और अंबानी को नोटिस देकर बुला ले? वो सड़क घूमते रहते हैं। जिस प्रकार हिमाचल के अंदर किसान पीछे बर्बाद हो रहे हैं, 200 करोड़ रुपए में से 156 करोड़ रुपये पेंडिंग है। उत्तर प्रदेश का 10 सालों से मिलों का काम पेंडिंग है। एक तो ये नुकसान है। दूसरी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसमें सेक्शन आप 3 में जाएंगे, उस जमीन जिस कंपनी से इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में जो कंपनी का मालिक है उसके ऊपर बैंक से लोन भी ले सकता है। किसान के ऊपर कर्ज बढ़ता से ले जाएगा, पाटेगा नहीं तो कहाँ जाएगा? जमीन फिर मालिक को छोड़नी पड़ेगी या बैंक लोन जो देगा वो अधिग्रहण कर देगा, तो इसलिए किसान बर्बाद हो जाएगा। तीसरी जो 1955 जो एक्ट है, स्टोरेज का जो एक्ट, भाई इससे ज़्यादा किसी प्रकार का प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट व्यापारी स्टॉक नहीं कर सकता। अगर पूरे देश का, आप लोगों ने देखा होगा, पीछे दाल का भी देखा होगा, अगर पूरा स्टॉक एक आदमी के पास आ जाएगा तो अपने मन की मर्जी से बेचेगा, उसका शोषण होगा। जो गरीब आदमी को जो आज मिल रहे हैं, अब आप देखिए 3-4 चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। पहले भी सरकार ने करी थी, शहरों में कहा कि बीपीएल कार्ड वालों को कहा था कि तुम्हारे को मिट्टी का तेल हम नहीं दे सकते, आपको गैस पर सब्सिडी दे देंगे। मिट्टी का तेल गायब, उसके बाद गैस सब्सिडी दे देंगे, ₹1 सब्सिडी गायब। अब की बार कह रहे सरसों के तेल के ऊपर सरसों का तेल नहीं, आपको 200-250 रुपये दे देंगे, 2 महीने वो तेल गायब। इसी प्रकार हर चीज़ से फंडा छुड़ाना चाहते हैं। और ये सरकार, जब सरकार अनाज खरीदेगी नहीं, जो गरीब आदमी को जो एक्ट बनाया था 1913 में, अगर वो जब अनाज खरीदेगी नहीं तो देगी कहाँ से? और देगी तो फिर ये बड़ी कंपनी है, ये शोषण करेंगे, देश का भी नुकसान, प्रदेश का भी नुकसान, जनता का नुकसान। इसलिए इन तीनों कानूनों में जो कह रहे हैं ना, अगर इन कानूनों में काला क्या है? मैं कहता हूँ इस कानून में सफेद नाम की चीज़ें नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके इस गरीब आदमी का शोषण करके बड़े व्यापारियों में निगाह टेकी, आगे इसमें भी जो है कॉर्पोरेट की इसमें से पैसा निकल सकता है, उनका शोषण करने का उनके दिमाग में प्लान के तहत यह सिस्टम बना लिया। इससे बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं। 70% आबादी जो है कृषि का कार्य करती है। इस किसानी आंदोलन में सिर्फ 3 से 5% लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है, ये देश का दुर्भाग्य है। जब देश मोहम्मद गजनवी हिंदुस्तान के अंदर आया, उसके पास 11,000 सैनिक थे और दिल्ली की संख्या कितनी थी? 77,000। 30% ने लड़ाई लड़ी और 70% लोग छातों में खड़े होकर तमाशा देख रहे थे जो हिंदुस्तान का फैसला होने जा रहा था। 70,000 को 11,000 सैनिकों ने काटा और देश गुलाम रहा 900 साल। ये जो हमारी जो परंपरा, जो सिस्टम बांट रखे है, 30% ने लड़ाई लड़ी और 70% ने तमाशा देखा। आज भी वही परिस्थिति है। ये सोच रहे हैं कि किसान भाइयों की लड़ाई है, सिर्फ किसी विशेष समुदाय की लड़ाई है। ये किसी विशेष समुदाय की नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये छत्तीस बिरादरी का बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाला है, हर हिंदुस्तानी का आंदोलन है। लेकिन इसका बाद में रिजल्ट आएगा। जिस प्रकार एकाग्रता न होने के कारण, संगठित न होने के कारण देश गुलाम रहा है, इसी प्रकार अगर ये सिस्टम इकट्ठा नहीं रहा, जो भाई सोचते हैं सिर्फ किसानों ही समझते हैं, किसान तो खान जो दाने फिर भी रख लेगा, लेकिन जो दूसरे भाइयों को वेतना झेलनी पड़ेगी और उनके बर्बादी के अलावा कोई समाधान नहीं है। इसलिए अभी भी मैं आपको एक छोटा प्रसंग रामायण के अंदर बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार रावण और राम का युद्ध हुआ, रावण युद्ध मार गया, मोह से तड़प गया। रावण ने भगवान राम से पूछा कि मैं आपसे ज्ञानी भी ज़्यादा था, आपसे मेरे पास सेना भी ज़्यादा थी, आपके पास अयोध्या का एक सिंहासन सोने का नहीं था, मेरी तो पूरी लंका ही सोने की थी, और उसके बावजूद भी मैं लड़ाई क्यों आ रहा? मैं मौत का रास्ता देख रहा हूँ और आपने जीत हासिल करी, इसका कारण क्या था? भगवान राम ने कहा कि आप बड़े ज्ञानी हैं, आप ही बताइए। तो रावण जी ने कहा कि मेरा हर का कारण सिर्फ एक ही था और कोई कारण नहीं था, हर तरह से फालतू था, सारे देवता मेरे साथ थे, शक्तिशाली था, साधन संपन्न था, व्यवस्था थी, लेकिन मेरे हर का सिर्फ एक ही कारण था कि मेरा भाई आपके साथ था और आपका भाई आपके साथ था। अगर आपका भाई और मेरा भाई मेरे साथ होता तो इसका रिजल्ट कुछ
और होता। इस माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज ये तमाम भाई अगर हम इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ें, ये आज सब की लड़ाई है। और सरकार को चेताने के लिए, जिस प्रकार एक कसाई पिंजरे के अंदर 50 मुर्गे रखता है, जब पहले मुर्गे को काटने के लिए पकड़ता है तो सिर्फ एक मुर्गा फड़फड़ाता है जिसको बाहर निकालता है, बाकी 49 दाना चुगने में मशगूल रहते हैं, लेकिन नंबर उनका ध्यान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये 36 बिरादरी का पूरा समाज हिंदुस्तान का ताना बाना, एक भी आदमी नहीं बचेगा। तीनों कानूनों का असर पड़ेगा, इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। कल ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि वहाँ सारे कांग्रेसी बैठे हैं किसानों के नाम पर, कोई किसान नहीं है। ऐसे जिम्मेवार आदमी ने जिम्मेवारी बात करनी चाहिए। जब धनखड़ जी एक कुर्ता निकाल के और रेल के लाइन के साथ इनके साथ खड़े थे, उस टाइम ये किसान थे। आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आज ये कांग्रेसी नजर आ गई। अगर मौका मिल भी गया, आपकी बात बड़ी कर देता हूँ, वो कांग्रेस के थे, दूसरे थे, उन्होंने भाई ऐसा मौका सरकार दे क्यों रही है? इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रही? विपक्ष का तो काम है फायदा उठाना, मौका फायदा उठाना। किसने रोका? अगर मौका दिया तो किसने दिया? सरकार ने दिया। जब बड़ी बड़ी बातें करते थे, किसानों की भलाई की बातें करते थे, रेल रोकते थे, आज वो कहाँ चले गए? आप लोग क्या सिर्फ ये एक ड्रामा था कि कुर्सी पाने का? ये नहीं, सच्चाई जो है सच्चाई को मानना चाहिए। वो सारे किसान हैं, 7 महीने से बाहर रोड पे बैठे, पूरी सर्दी और गर्मी लगा दी। किसी एक को बैठा के तो दिखाएं। हम अपने रिश्तेदारी में जाएंगे, 24 घंटे से फालतू नहीं रख सकते, पूरी खातर सेवा होती है। उसके बावजूद भी वहाँ 7 महीने से बैठे हैं, घर बार छोड़े बैठे हैं, वो राजी खुशी नहीं बैठे, अपनी पीड़ा के अंदर बैठे हैं, अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने आने वाली कौम को बचाने के लिए, अपनी किसानी को बचाने के लिए। एक किसान है, इसके अंदर कोई कांग्रेसी, कोई नेता कुछ नहीं है। आप जाके देखना, अगर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए बड़ी बड़ी बातें खुद ये करते थे, आज वहाँ है नहीं। चाहे स्वामीनाथन के आयोग पर रिपोर्ट लागू करेंगे, आय दोगुनी करेंगे, जितनी है इसको छोड़ दो। ठीक है सर, थैंक यू। 29 से पहले 26 को गवर्नर के यहाँ विज्ञापन देने का कार्यक्रम है, उसमें भी आपकी भागीदारी है कोई? ऐसा है, पूरे देश के अंदर किसान भाई 26 तारीख को महामहिम गवर्नर जी के द्वारा राष्ट्रपति तक अपना ज्ञापन पहुंचाएंगे इस तीनों कानूनों के विरोध में। उसमें हरियाणा प्रदेश से जो भी प्रतिनिधिमंडल आएगा उसमें मैं भी शामिल हुआ, क्योंकि मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। इस राजनीति से हट के मेरे को निर्दलीय विधायक बना रखे है, मैं एक खाप का प्रधान हूँ। इसलिए औरों से हट के मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिम्मेवारी है कि मैं भाइयों के साथ तन से मन से धन से पिछले 7 महीने से साथ हूँ। और इस 26 तारीख का जो प्रोग्राम है, इसमें मैं खुद शामिल होकर महामहिम राज्यपाल जी को अपना ज्ञापन दें। उसकी टाइमिंग क्या है, अभी कुछ डिसाइड हुआ? टाइम मेरे ख्याल में सुबह कन्फर्म हो जाएगा, 10-11 बजे का टाइम। सोमवीर जी, हरियाणा की सभी खाप पंचायतें पहले दिन से ही किसान आंदोलन के समर्थन में चल रही हैं। ये 29 तारीख को क्या नया फैसला लेने की आप तैयारी? ऐसा है, मैं एक तो आपको खापों का बता देता हूँ कि मामला क्या है। कई भाई पत्रकार बंधु सोचते हैं भाई खाप क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये राजा हर्षवर्धन ने 604 ईस्वी से शुरुआत की थी और इनका अपना संविधान, अपना सिस्टम, अपना तर्क होता था, न्याय होता था। इसके अंदर जुल्म के खिलाफ लड़ते थे। ये तमाम खापे इस आंदोलन में शामिल क्यों हुए? जब पंजाब के भाई जब हरियाणा के अंदर एंट्री हुई और उनके साथ जाति रास्ता को दिया, जाने नहीं दिया, तो खापों ने फैसला कराया कि इन भाइयों के साथ जुल्म हो रहे हैं। लोकतंत्र का अपनी बात रखने सबको अधिकार है, इसलिए खापों ने इनका समर्थन करें। लगातार कंटिन्यू उसका समर्थन कर रहे हैं। आज भी शीर्ष नेतृत्व जो संचालन कर रहा है, अगला नेतृत्व खाप उनका सहयोग कर रही है। और जो 29 तारीख को बताना चाहते हैं, 60 महीने से लगातार ये आंदोलन चल रहा है। ये खापों में पूरा समर्थन के साथ है। हरियाणा का मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, नॉर्थ इंडिया का जो हिस्सा है। आप एक चीज़ देखेंगे, इसके अंदर एक तीसरा वर्ग है, मध्यम वर्ग जिसको बोलते हैं। आप ईस्ट इंडिया में चले जाएंगे, वहाँ पर बहुत निम्न वर्ग, रक्षा रेडी वाले, मजदूरी पेट पालने वाले धनाढ़े लोग। ऊपर आप आएंगे, वो आंदोलन करने की स्थिति में 100 रुपया खर्च करके दिल्ली आके आंदोलन नहीं कर सकते। ये जो नॉर्थ इंडिया है, इसके अंदर में मध्यम वर्ग है, जो खेती बाड़ी भी करता है और उसके साथ साथ अपनी नौकरी भी करता है। कोई बच्चा पुलिस में है, कोई फोर्स में है, कोई पटवारी है, कोई
दूसरी शिव नौकरी करता है, वो साधन संपन्न है, वो मजबूत है। वो 7 महीने से जो आंदोलन कर रहे हैं, इसका परिणाम यह है कि मध्यम वर्ग मजबूत है, मध्यम वर्ग ही इस नेतृत्व आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। क्योंकि 7 महीने तक लगातार बैठे हैं, पैसा भी खर्च करने बैठे हैं, तो सिर्फ मध्यम वर्ग सरकार चाहती है ये नॉर्थ इंडिया का भी जो मध्यम वर्ग है ये भी खत्म हो जाए, तो गरीब और अमीर की जो खाई है सिर्फ 5% लोग अमीर और 95% लोग गरीब हो जाएंगे, मजदूरी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये मध्यम वर्ग की ताकत है जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो आंदोलन को संचालन कर रही है, कामयाबी हुई। इसलिए सरकार चाहती है आगे इसका खत्म करा जाए। तीनों कानून अगर लागू हो तो मध्यम वर्ग आगे खत्म हो जाए। 29 को आप और क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं? ऐसे 29 तारीख को तमाम हरियाणा की खापें और संचालन करने वाले भाई इसमें शामिल होंगे। हम अब तक का 7 महीने का विश्लेषण करेंगे, भाई आंदोलन में हमारी तरफ से इसमें क्या और सुधार हो सकता है, इसको तेज गति को क्या दी जा सकती है, किस प्रकार सरकार के ऊपर जो दबाव बनाया जा सकता है, उसके बारे में नई रूपरेखा तैयार करके 29 तारीख को मैं भाइयों को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ। एक नई शुरुआत 29 तारीख को होने जा रही है, आप देखते रहिए, इंतजार करिए 29 तारीख का। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।